कि आप घटना के बाद बहानेबाजी ना करें, इधर उधर की बात ना करें, जिम्मेवारी तय करें, जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, और सबसे ज़्यादा दोषी तो सरकार खुद है। तो यह दोष को अपने मत्थे ले और इस तरह की कोई भी घटना आने वाले दिनों में ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हमारी मांग है। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो यहां पर एकनाथ शिंदे की सरकार की तरफ से भूषण पुरस्कार का आयोजन होता है और ये कहा जाता है कि अमित शाह को जल्दी जाना है, इसीलिए 1 से 2 बजे तक ये कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है। यहां पर हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद नजर आती है, लेकिन इस भीड़ के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती जिससे ये धूप से बच सके। दरअसल यहां पर 38 से 40 डिग्री का टेम्परेचर था। अगर नेताओं की बात करी जाए तो मस्त कूलर और एसी में बैठे हुए थे, लेकिन भीड़ जो है वो यहां पर लू के थपेड़े खाती हुई नजर आई और यही वजह है कि 13 लोगों की यहां पर जान चली जाती है और कई लोग जो है वो अस्पताल में अभी तक भर्ती बताए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तमाम नेता अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब जनता को इतनी भीड़ में बुलाया गया। और यह भी कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि जिस सरकार को लेकर जनता जो है वो लगातार समर्थन में नजर आई, जनता ने वोट दिए, क्या वोट का जो सिला है वो इस तरीके से जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो कहीं ना कहीं जो बीएमसी का चुनाव है उसकी तारीखों का ऐलान भी नहीं हो रहा है और सरकार पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहां पर जो सिचुएशन बन रही है उसके चलते कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ बीजेपी और हो सकता है कि तमाम और बड़े जो बीजेपी के समर्थन वाले नेता हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो चाहे वो और कोई हो, ये हो सकता है कहते हुए नजर आए कि दरअसल एकनाथ शिंदे जो है वो दरअसल सबसे ज्यादा जो है वो असफल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहे। कन्हैया कुमार भी जमकर जो है वो एकनाथ शिंदे पर, बीजेपी पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार, जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विनीत जी ने बताया है कि यह संवाददाता सम्मेलन या प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 मुद्दों को लेकर के किया गया है। पहला तो आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार की मौजूदगी में सरकारी कार्यक्रम में सरकारी लापरवाही से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और ये मांग करते हैं कि सरकार बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी बहानेबाजी के, बिना किसी आनाकानी के इसकी जिम्मेवारी ले और कुछ सवालों का जवाब दे कि जब एक सरकारी कार्यक्रम किया जा रहा था, सरकार के तमाम बड़े अधिकारी और मंत्री वहां मौजूद थे, तो इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। प्रश्न ये उठता है कि आप किसी कंपनी को कार्यक्रम की तैयारी के लिए 13 करोड़ का ठेका देते हैं, तो जब नेता के लिए टेंट लग सकता है, नेता के लिए कूलर और एसी लग सकता है, तो जनता के लिए क्यों नहीं लग सकता है। क्या आपको इस बात का पूर्वानुमान नहीं था। कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में हर कोई अपने मोबाइल पे वेदर चेक कर लेता है। क्या मंत्री जी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था। उनको आइडिया नहीं था कि देश में गर्मी पड़ती है अप्रैल में, मई में, जून में, और जब गर्मी पड़ती है तो लू चलती है, गर्म हवा चलने से जो है लोगों की तबीयत खराब होती है। जितना क्षमता है उससे ज़्यादा लोग अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो स्वाभाविक रूप से परेशानी आएगी। जनता की बुनियादी बेसिक सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया, पानी की व्यवस्था नहीं की गई, उनके लिए छाया का प्रबंध नहीं किया गया, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान फोटो खिंचाने में रहता है। फोटो फ्रेम बढ़िया बनना चाहिए। आप लोग देखे हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़ा सा कैमरा लेते हैं अपने हाथ में और 5 बड़ा सा कैमरा रहता है उनके पीछे, जो उनका और उनके कैमरे का फोटो खींचता है। देश में लोकतंत्र है कि नहीं है। अगर देश में लोकतंत्र है तो एक चुनी हुई सरकार अगर एक सरकारी कार्यक्रम कर रही है और वहां लोगों को यदि बुलाया गया है, उनके साथ अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, महाराष्ट्र की यूनिट ने यह सवाल उठाया है कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला है। सरकार इसकी जिम्मेवारी ले और उसकी जिम्मेवारी तय करने के लिए
देश का सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष होने के नाते हम सरकार से ये सवाल उठा रहे हैं कि आप घटना के बाद बहानेबाजी ना करें, इधर उधर की बात ना करें, जिम्मेवारी तय करें, जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, और सबसे ज़्यादा दोषी तो सरकार खुद है, तो यह दोष को अपने मत्थे ले और इस तरह की कोई भी घटना आने वाले दिनों में ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हमारी मांग है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में आप सब लोगों को सूचित भी किया गया होगा, कि कल आदरणीय राहुल जी ने कर्नाटका की एक सभा में यह मांग उठाई है कि सरकार अगर सचमुच ओबीसी से प्रेम करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि विपक्ष मांग रहा था जेपीसी, सारे विपक्षी दलों ने कहा जेपीसी जेपीसी जेपीसी, अचानक से बीजेपी कहना शुरू कर दी ओबीसी ओबीसी ओबीसी। जेपीसी की मांग के सामने अगर ओबीसी की बात बीजेपी लेकर के आई है, तो यह जरूरी हो जाता है कि कुछ सवाल सरकार से पूछा जाए। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का दौर है, तो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दौर में सबसे जरूरी चीज है डेटा। अक्सर आप सब लोग सुनते होंगे कि कहा जा रहा है कि डेटा न्यू ऑयल है, जिसके पास डेटा होगा वो दुनिया का लीडिंग पावर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी सरकार, भारत की सरकार, डेटा को इकट्ठा करने में, डेटा को तैयार करके डेटा देश को बताने में, जारी करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है? क्या कारण है इसका? आप सब जानते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 के दौर में 2011 में जनगणना हुआ, और उस जनगणना की जो रिपोर्ट थी उसको तैयार किया गया। वह रिपोर्ट प्रकाशित होती, उसके बाद सरकार चली गई। 2014 में नई सरकार बन करके आई, तब से लेकर के हम लोग 2023 में हैं, अभी तक कोई डेटा जो है वो जारी नहीं किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि 2021 में जनगणना होना था, 2021 में जनगणना नहीं हुआ है। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। डेटा जब इतना इंपॉर्टेंट है, जब हर चीज को गिना जाना जरूरी है, आप स्त्री गिनते हैं, पुरुष गिनते हैं, शिशु गिनते हैं, पशु गिनते हैं, तो फिर जाति गिनने में क्या दिक्कत है? और हम इसमें कुछ और तो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देश में हर 10 साल में जो सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर जो जनगणना होता है, उसका रिपोर्ट जो है आप जारी कीजिए। जो जनगणना 2021 में होना था, 2023 हो रहा है, तो आप उस जनगणना की कार्रवाई को शुरू कीजिए, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होना है। और ऐसा तो है नहीं कि आज जनगणना शुरू हुआ है। आप सब जानते हैं कि इस देश में लगभग 150 साल से जनगणना हो रहा है, 150 साल से। और हम गिनते क्यों हैं? हमको संख्या को गिनने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका सीधा सा जवाब है, आपके घर में जितने सदस्य होते हैं उतना ही खाना बनाते हैं ना। घर में अगर आप कोई दावत देते हैं तो जितना गेस्ट आपको एक्सपेक्टेड होता है उतना ही जो है आप भोज में खाना बनवाते हैं। जब आपके पास संख्या ही नहीं होगी तो किस आधार पे आप नीति का निर्माण करेंगे? कैसे जो है आप नीति का निर्धारण करेंगे? संख्या होना जरूरी है, और संख्या के मामले में आप सब लोगों को पता है, ना सरकार इस बात को बताने में इंटरेस्टेड है कि अदानी जी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, ना सरकार इस बात को बताने में इंटरेस्टेड है कि इस देश की वास्तविक संख्या क्या है। आप अगर प्रधानमंत्री जी की रैली को भी ध्यान से सुनेंगे तो कुछ दिन पहले कह रहे थे 135 करोड़ 135 करोड़, आजकल कहते हैं 140 करोड़। तो 135 करोड़ से 140 करोड़ हम कैसे हो गए हैं? क्या सचमुच 140 करोड़ हुए हैं कि 139 करोड़ ही हो रहे हैं? ये आंकड़ा तो सरकार को इकट्ठा करना चाहिए, सरकार को ये आंकड़ा जारी करना चाहिए। और जब गिन ही रहे हैं, पेड़ गिन लेते हैं, पशु गिन लेते हैं, शिशु गिन लेते हैं, तो जाति भी गिन लीजिए। आज देश को आखिर पता तो चले कि किस वर्ग के लोगों की वास्तविक हालत क्या है। यह भी तो हो सकता है ना। सरकार ने ही किया है कि इस देश में 10% ईडब्ल्यूएस के आधार पर रिजर्वेशन दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका समर्थन किया कि अगर आपके पास यह आंकड़ा है
कि जनरल कैटेगरी के लोग भी गरीब हैं, अगर आप उनको मदद देना चाहते हैं तो मदद दीजिए। सरकार यह भी डेटा इकट्ठा करती है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रह रहे हैं, इसके आधार पर आप बीपीएल कार्ड जारी करते हैं, इसके आधार पे आप उनको खाद्यान्न सुरक्षा देते हैं, इसके आधार पे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर बना करके देते हैं। तो किसी भी सरकार के लिए आंकड़ा का होना जरूरी है। प्रश्न ये है कि आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, और आप सबने देखा कि किस चालाकी से यह काम की जाती है। राहुल जी ने चोर को चोर कहा। अब बताइए, चौ को चौ नहीं कहेंगे तो 100 कहेंगे। चोर को चोर ही तो कहा था, तो इन्होंने कह दिया कि ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूं। अरे तो आप ओबीसी से आते हैं तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बना है। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अब सरकारी विभाग में कोई भी पोस्ट जो है वो खाली नहीं होगा। तो देखा आपने किस तरीके से कन्हैया कुमार लगातार जो है वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा बड़ा मुद्दा जो है वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिल गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में सियासी राजनीति में खींचतान होती हुई नजर जरूर आएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जनता जिस तरीके से भीड़ में तमाम रैलियों में जाती है, कई बार भगदड़ के चलते जो है वो नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर धूप की वजह से जो नुकसान हुआ है, जिन लोगों की जान गई है, अब उन्हें किस तरीके से मुआवजा मिलता हुआ नजर आएगा, और अगर उन्हें मुआवजा मिलता है तो फिर और तमाम चीजें किस तरीके से नजर आएंगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।